में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तो आपको याद होगा इस देश में कितना हंगामा हुआ था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मतलब देश में आगजनी की, क्या क्या नहीं हुआ था, पूरा हंगामा हुआ। और इस नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आप जानते भी हैं कि गांधी परिवार पर क्या आरोप लगे हैं। आरोप लगे हैं कि भाई सिर्फ 50 लाख रुपए में से 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाली वगैरह वगैरह, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन आज मैं जो चैप्टर खोलूंगा उसमें नेशनल हेराल्ड तो है लेकिन सोनिया गांधी नहीं। उसमें नेशनल हेराल्ड तो है लेकिन राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस नहीं। इसमें नेहरू का नेशनल हेराल्ड केस है जिस पर सरदार पटेल ने सवाल उठाए थे और यह बात आज से 72 साल पहले 1950 की है। तब भी नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ियां हो रही थी, इसके आरोप लगे और यह आरोप पटेल साहब ने लगाए। और यह इतिहास का ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में कभी कोई बताता नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उस जमाने में क्या हो रहा। आपको इस पूरी खबर के कुछ किरदार हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वो किरदार कौन है, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी कहानी क्या है जो 72 साल पहले हुई। भाई इसके सेंटर में तो नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड जिसको लेकर अभी सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, वही नेशनल हेराल्ड यहां भी। लेकिन अब जो कहानी मैं बता रहा हूं 72 साल पहले की, उसमें किरदार हैं सरदार पटेल जो कि तब के गृह मंत्री थे। उसमें किरदार हैं जवाहरलाल नेहरू जो तब के प्रधानमंत्री थे। उसमें किरदार हैं रफी अहमद किदवई। अब ये रफी अहमद किदवई कौन है? ये नेहरू जी के खासम खास और उस वक्त के संचार मंत्री। फिर कुछ और किरदार हैं, उनके नाम सुन लीजिए, अभी आपको पता नहीं चलेगा ये कौन है, अभी आगे पता चलेगा। एक नाम है राणा महावीर शमशेर, राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर, एक ये नाम है। एक नाम है सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा, इनका सिर्फ सूबिया लिख देता हूं, बाकी का सेम है लगभग। और एक और नाम है, छठा नाम है अखानी एंड सन्स लिमिटेड। अब ये 6 नाम जो है ना, इसको बस आपको याद रखना है। सरदार पटेल, नेहरू, ये तो याद ही रहेंगे। रफी अहमद किदवई नेहरू के करीबी और संचार मंत्री। और ये 3 नाम कौन है? अखानी एंड सन्स, राणा महावीर, सूबिया। अब कहानी ये है कि नेशनल हेराल्ड अखबार नेहरू ने शुरू किया था और इसकी शुरुआत आजादी से पहले 1938 में हुई। लेकिन आजादी के बाद 1950 आते आते नेशनल हेराल्ड की आर्थिक हालत खराब होने लगी, जिससे नेशनल हेराल्ड के बंद होने का खतरा पैदा हो गया। नेशनल हेराल्ड को लेकर नेहरू बहुत सेंसिटिव थे कि भाई मैंने शुरू किया था अखबार, वो इसे बंद नहीं होने देना चाहते थे। इसके बारे में तब के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपनी किताब द अनफॉरगेटेबल नेहरू में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की आर्थिक स्थिति से नेहरू हमेशा चिंतित रहते थे और इसी मुद्दे पर शुरुआती दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में बहुत गहमा गहमी होती थी। धीरे धीरे हो रहे घाटे से कोई खुश नहीं रहता था। एक दिन कंपनी के डायरेक्टर रफी अहमद किदवई, जो अभी बताया कि नेहरू सरकार में मंत्री भी थे, वो इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने रफी अहमद किदवई ने नेहरू से मिलने का फैसला किया। वो पहुंचे मिलने। नेहरू ने रफी अहमद से कहा कि नेशनल हेराल्ड बहुत बुरी हालत में है, लगता है इसे बंद करना पड़ेगा। नेहरू की बात सुनने के बाद किदवई ने इधर उधर से पैसे का इंतजाम करना शुरू किया। अब आपको समझ में आ गया रफी अहमद किदवई की एंट्री कैसे होती है इस कहानी में। यानी नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए पैसा नहीं था और नेहरू इसे बंद नहीं करना चाहता। इसलिए नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए नेहरू के करीबियों और उनके करीबी मंत्री ने इधर उधर से फंड का जुगाड़ शुरू किया। यह कहानी का बेस है। अब यहां पर इस कहानी में एंट्री होती है सरदार पटेल की, क्योंकि सरदार पटेल को लगता था कि नेशनल हेराल्ड के लिए पैसा लाने में जिस तरह से हाथ पैर मारा जा रहा है वो सही तरीका नहीं। गलत लोगों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, फंडिंग कराई जा रही है, यह ठीक नहीं। और ये लोग पैसा देंगे तो सरकार से फायदा भी उठाएंगे, यह भी सरदार पटेल को लग रहा था। इसी चिंता में सरदार पटेल ने नेहरू को एक के बाद एक कई चिट्ठियां लिखी। आज मैं आपको वही चिट्ठियां दिखाने वाला हूं और इन चिट्ठियों पर नेहरू का जवाब क्या था वो भी आपको बताऊंगा। यकीन मानिए जब आप इन चिट्ठियों के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे
और आपके मन में भी सवाल उठेगा कि क्या नेहरू के जमाने में भी नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ियां चल रही थी? और यहां हम खुद कुछ नहीं कह रहे, जो कह रही हैं वो सरदार पटेल की चिट्ठियां कह रही हैं। सरदार पटेल ने इस मामले में पहली चिट्ठी नेहरू को 5 मई 1950 को लिखी और इसमें सरदार पटेल ने लिखा कि 6 दिसंबर 1948 को राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर, अभी वहां नाम लिखा था ना, ये सारे नाम अभी आएंगे। उन्होंने लिखा कि 6 दिसंबर 1948 को राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा ने नेशनल हेराल्ड को 25-25 हजार रुपए दिए, उस जमाने के 25-25 हजार रुपए। 2 दिसंबर 1949 को फिर एक बार सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा ने नेशनल हेराल्ड को 25 हजार रुपए दिए, यानी टोटल 75 हजार रुपए दिए गए, उस जमाने का 75 हजार। ये दोनों सज्जन हिमालयन एयरवेज से जुड़े हुए हैं और दोनों को किन परिस्थितियों में नाइट एयर मेल चार्टर दिया गया उसके बारे में आप जानते हैं। इन दोनों का चार्टर पिछली जनवरी को रिन्यू हुआ और उससे पहले एविएशन के क्षेत्र में इन दोनों का कोई खास अनुभव नहीं था, यानी विमान उड़ाने के क्षेत्र में जिन लोगों का कोई अनुभव नहीं था उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। यह पटेल साहब कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनके खिलाफ कई शिकायतें भी मिली और उनमें से एक शिकायत जो मैं समझता हूं वो इंडियन एयरफोर्स ने की थी, यानी जिनसे 75 हजार रुपए लिए गए। सरदार पटेल कह रहे हैं कि उनको एक तो लाइसेंस दिया गया बिना अनुभव के, और जिसके खिलाफ इंडियन एयरफोर्स शिकायत कर चुका है, ऐसे लोगों से नेशनल हेराल्ड के लिए फंडिंग ले रहे हैं आप। इसी पत्र में सरदार पटेल ने आगे लिखा कि मेसर्स इंडियन ओवरसीज एयरलाइंस, मेसर्स अखानी एंड सन्स लिमिटेड, मेसर्स एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका लिमिटेड, मेसर्स दाऊदी हाजी नसीर एंड कंपनी, मेसर्स यूनियन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये 5 कंपनियों के नाम। इन सभी कंपनियों ने 13 जुलाई 1948 में नेशनल हेराल्ड को 5-5 हजार रुपए दिए। मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन इंडियन ओवरसीज एयरलाइंस, अखानी एंड सन्स, अभी लिखा था ना वहां अखानी एंड सन्स, अब देखिए उसकी एंट्री हुई। पटेल साहब कह रहे हैं कि अखानी एंड सन्स लिमिटेड और एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका लिमिटेड, ये सभी अखानी के कामकाज से जुड़ी हुई थी। अखानी की पहली कंपनी को जनवरी 1949 में बिना किसी विज्ञापन और बिना टेंडर निकाले ही नाइट एयर मेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसका काफी विरोध हुआ था, और टाटा और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों ने गलत तरीके अपनाने का आरोप भी लगाया। जिस अखानी ने नेशनल हेराल्ड को फंड दिया था उसके बारे में सरदार पटेल आगे लिखते हैं कि अखानी पर सरकार से धोखा करने का एक केस है और उसने केस खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की, जिसे मैं लगातार मना करता रहा हूं। अखानी और उनके 4 बेटों के खिलाफ केस बंबई की सेशंस कोर्ट में चल रहा है। तो पटेल साहब कह रहे हैं कि जिस पर केस चल रहा है कि उसने सरकार को धोखा दिया, आप उससे पैसा ले रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। सरकार से धोखा करने का केस जिस व्यक्ति पर हो, उससे इस तरह की फंडिंग लेने से हमारी आलोचना होगी, सरदार पटेल ने कहा। इस विषय पर मैंने आपको पहले जो कुछ बताया है उसमें मुझे शायद ही कुछ जोड़ने की जरूरत है। यानी सरदार पटेल जिन बातों को, 3 बातों को लेकर चिंतित थे और जिसका वो जिक्र जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी में कर रहे थे, वो पहली बात यह थी कि जब ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, ट्रैक रिकॉर्ड खराब, तो भाई आप उससे पैसा क्यों ले रहे हो? भाई ये बताए ना आपको, राणा महावीर और सूबिया, इनके ऊपर आरोप है कि भाई एयरफोर्स ने इनके लिए जो है वो सवाल उठाए, इनका कोई अनुभव नहीं, उनको लाइसेंस दे, इनसे पैसा क्यों ले रहे हो? दूसरा कि सरकार से फायदा, ये ऐसे लोग हैं जिनसे आप पैसा ले लोगे तो कल को सरकार से ये फायदा लेंगे, आप इनसे पैसा क्यों ले रहे हो भाई? क्यों चंदा ले रहे हो? और तीसरा उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार से जो धोखा करके बैठा है, जिस पर केस चल रहा है, जो मुझे चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा, प्रेशर बना रहा कि मेरा केस खत्म कर दीजिए, ये अखानी एंड सन्स, उससे आप पैसा ले रहे हो नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए। अब आपके मन में होगा कि इस पर नेहरू जी ने क्या जवाब दिया होगा, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। नाइट एयर मेल सर्विस की बात हुई। सरदार पटेल ने नेहरू को लिखी चिट्ठी में कहा था कि नाइट एयर मेल सर्विस में इनको मौका दिया गया। अब ये क्या था
और क्यों इसका परमिट हिमालयन एयरवेज नाम की कंपनी को मिलने पर सरदार पटेल चिंतित थे, वो सुनिए। नाइट एयर मेल सर्विस को नेहरू सरकार में देश के पहले संचार मंत्री रहे रफी अहमद किदवई ने शुरू किया था। नाम समझ में आया? 30 जनवरी 1949 को नाइट एयर मेल सेवा की शुरुआत हुई। इस योजना में रात में भी पत्रों को हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता, मतलब रात में प्लेन से चिट्ठियां इधर उधर जाती थी। इसके तहत हिमालयन एयरवेज को नो गारंटी बेसिस पर ऑपरेशन का परमिट दिया गया। जिसको चला कौन रहा था? वही लोग जो नेशनल हेराल्ड को पैसा दे रहे थे, वो भी तब जब हिमालयन एयरवेज उस समय नियमित उड़ान नहीं भरता था, यानी शेड्यूल्ड ऑपरेटर नहीं था। और इसी आधार पर इंडियन एयरफोर्स ने हिमालयन एयरवेज का विरोध किया था, शिकायत की। अब समझ में आया क्यों पटेल साहब कह रहे थे कि इन लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो? जब सरदार पटेल ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखकर नेशनल हेराल्ड की संदिग्ध फंडिंग की बात उठाई, तो उसी दिन आनंद फानन में नेहरू जी ने पटेल को चिट्ठी का जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग के मामले को गहराई से देखने के लिए मेरे पास समय नहीं। मतलब पहले तो उन्होंने इस पर डाल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं गहराई से नहीं देख पाया। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन मैंने इसके बारे में फिरोज गांधी से पूछा। फिरोज गांधी कौन? नेहरू जी के दामाद और इंदिरा गांधी के पति। उन्होंने नेहरू को बताया कि 2 साल पहले राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया, जिनका नाम अभी मैंने लिया, इन्होंने नेशनल हेराल्ड से 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने का वादा किया, लेकिन दोनों नहीं आए। उसके बाद नेपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता सूरज उपाध्याय, जो फिरोज के साथ जेल में थे, उसी सूरज उपाध्याय ने राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया जंग बहादुर राणा की तरफ से शेयर खरीदने का वादा किया। यह साल 1948 के मध्य की बात है। उसके कुछ महीने बाद 50,000 रुपए के शेयर खरीदे गए और राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया ने के नाम पर अलॉट किए गए। 1 साल बाद फिर से 25,000 रुपए के शेयर खरीदे गए, जिसके बाद राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया शमशेर जंग बहादुर राणा ने कहा कि वो इससे ज्यादा के शेयर नहीं खरीद सकते। आपने फंडिंग से मिली जिस रकम का जिक्र किया वो बहुत छोटी है। मतलब नेहरू जी मान रहे हैं कि 75,000 रुपए नेशनल हेराल्ड में आए, वो कह रहे हैं शेयर के मार्फत आए। लेकिन भाई वो तो ये कह ही नहीं रहे पटेल साहब की शेयर के मार्फत आए या कैश आए या चेक से आए। वो कह रहे इन लोगों से क्यों ले रहे हो जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब इस चिट्ठी में नहीं है। इसी पत्र में नेहरू ने राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया बहादुर राणा की हिमालयन एयरवेज को मिले नाइट एयर मेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताया। नेहरू ने लिखा कि मुझे नहीं पता कि नेशनल हेराल्ड को मिली इस फंडिंग और नाइट एयर मेल कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या कनेक्शन। यह कॉन्ट्रैक्ट काफी बाद में मिला था, मेरा विचार है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि हिमालयन एयरवेज काफी बाद में शुरू हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि ये पैसा आ गया इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या कनेक्शन मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो बाद में शुरू हुआ। अब ये पॉइंट पकड़ के रखिएगा, आगे बताऊंगा इस पर पटेल साहब ने क्या। इसके अलावा नेहरू ने अपने पत्र के आखिर में लिखा कि हम सभी सामाजिक कार्यों के लिए कभी ना कभी फंड प्राप्त करते हैं। क्या इस तरह के फंड को मना कर देना चाहिए या फिर उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वीकार कर लेना चाहिए? नेहरू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि सरदार पटेल ने जो सवाल किया तो उसका सीधा जवाब तो दिया नहीं इन्होंने, और इस तरह की फंडिंग तो होती रहती है, इस तरह का तर्क देकर सवाल को तो टाल दिया। यही सरदार पटेल को भी लगा और सरदार पटेल भी नेहरू के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने नेहरू जी को एक और चिट्ठी ठोक दी, एक और चिट्ठी लिख दी। अगले ही दिन 6 मई 1950 को सरदार पटेल ने फिर से नेहरू को चिट्ठी लिखी और विस्तार से बताया कि क्या गड़बड़ी है, क्योंकि उनको लगा जवाब तो मिला नहीं। तो सरदार पटेल ने लिखा कि जब मैंने आपको फंडिंग में गड़बड़ी के बारे में जानकारी दी तो मुझे लगा कि जिस फंडिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। उनको लगा इतना बता रहा हूं कि भैया ये लोग गलत कैरेक्टर लग रहे हैं, इनसे पैसा क्यों ले रहे हो, ये सरकार से फायदा ले सकते हैं, इन पर आरोप हैं, तो नेहरू जी मान जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। तो उन्होंने आगे लिखा कि यहां पर 2 बातें। पहली बात यह है कि उन लोगों से फंड लेना जो मंत्री जी के विभाग के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया शमशेर जंग बहादुर राणा और अखानी ये काम देखते थे। ये लोग एयरलाइन चला रहे थे और नाइट एयर मेल चार्टर के अलावा मंत्री के विभाग के रोजमर्रा के काम भी देख रहे थे। अब आपको समझ में आया? ये जो मैं कनेक्शन बता रहा था, रफी अहमद किदवई, इन पर जो कहा गया कि आप पैसा ये जुगाड़ करेंगे, इनका कनेक्शन निकल आया तीनों से। और यही पटेल साहब बता रहे हैं कि बॉस
इनको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट और ये मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, ये आपको नहीं पता है? वो लिख रहे हैं कि ये ओपन सीक्रेट है कि नेशनल हेराल्ड के साथ मंत्री जी के बहुत करीबी और घनिष्ठ संबंध हैं। सरदार पटेल ने पत्र में जिस मंत्री का जिक्र किया वो रफी अहमद किदवई थे, जो उस समय नेशनल हेराल्ड की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नेहरू सरकार में संचार मंत्री। ये वही रफी अहमद किदवई हैं जिन्होंने नेहरू से नेशनल हेराल्ड के लिए फंड लाने की बात कही। यानी अगर आज के नेशनल हेराल्ड केस के हिसाब से समझना चाहिएगा तो रफी अहमद किदवई वैसी ही भूमिका निभा रहे थे जैसा कि राहुल सोनिया नेशनल हेराल्ड केस में मोतीलाल वोरा पर आरोप लगते हैं। इसी पत्र में सरदार पटेल ने हिमालयन एयरबेस पर नेहरू ने जो कहा उसका जवाब भी दिया। सरदार पटेल ने लिखा कि आपने कहा कि फंड मिलने के कुछ समय बाद हिमालयन एयरबेस शुरू हुआ। उन्होंने बाकायदा डेट लिख दिया कि आपको याद होगा कि 2 दिसंबर 1949 को नेशनल हेराल्ड को फंड दिया गया था, 2 दिसंबर 1949, और हिमालयन एयरवेज का नाइट एयरमेल चार्टर जनवरी 1950 को रिन्यू हुआ और अक्टूबर 1949 से यह चार्टर काम कर रहा। यानी फंडिंग के बाद इनका अकाउंट जो है वो रिन्यू हुआ और फंडिंग के पहले ये चला रहे थे कामकाज, ये उन्होंने याद दिलाया बाकायदा डेट लिखकर। जिस फंडिंग की बात मैं कर रहा हूं वो अलग नेचर के हैं और इसमें चैरिटी का भी कोई सवाल नहीं है। ये भी पटेल साहब ने नेहरू जी को याद दिलाया, क्योंकि लास्ट लाइन में वो लिखे थे कि सामाजिक जीवन में तो ये सब होता है। तो उन्होंने कहा बॉस ये चैरिटी का सवाल नहीं है, ये अलग तरह की फंडिंग हो रही है, गलत लोग कर रहे हैं, इस पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं। नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि वो नहीं जानते कि नेशनल हेराल्ड को फंडिंग और नाइट एयर मेल सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या कनेक्शन है। देखिए, नाइट एयर मेल सर्विस का परमिट हिमालयन एयरवेज को दिया गया और हिमालयन एयरवेज का संबंध राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सूबिया शमशेर जंग बहादुर से था, जो मैंने आपको बताया। इन्हीं दोनों ने 6 दिसंबर 1948 और 2 दिसंबर 1949 को नेशनल हेराल्ड को 75,000 रुपए दिए और जनवरी 1950 में हिमालयन एयरवेज का चार्टर रिन्यू हो गया। यही पटेल साहब कह रहे थे कि उधर फंड आया और इधर रिन्यू हो गया। कैसे? सरदार पटेल की दूसरी चिट्ठी मिलते ही नेहरू ने फिर उन्हें जवाबी चिट्ठी लिखी और वो भी उसी दिन यानी 6 मई 1950 को लिखा और कहा कि आपने लिखा कि मंत्री जी के विभाग के ऑपरेशन से जुड़े लोगों से फंड लेना ठीक नहीं है। यह बिल्कुल सही है, मान रहे हैं कि यह बिल्कुल सही है, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया जाए। उनको समझ में नहीं आया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जहां तक मैं जानता हूं, राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा का किसी एयरलाइन या संचार विभाग से कोई लेना देना नहीं। पिछले 3.5 साल से नेशनल हेराल्ड से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अब इन्होंने खुद को अलग कर लिया कि मेरा नेशनल हेराल्ड से कोई लेना देना नहीं। पहले इनके पास टाइम नहीं था, फिर इनको लगा कि कैसे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, ये समझ में नहीं आया, फिर इनका नेशनल हेराल्ड से संपर्क खत्म हो गया। आगे लिख रहे हैं कि और ये भी जानकारी नहीं है कि ये कैसे चल रहा है। मई 1950 को लिखे इस पत्र में नेहरू कह रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से नेशनल हेराल्ड से उनका संपर्क नहीं। लेकिन इसी चिट्ठी में आगे लिखते हैं ये फैक्ट है कि नेशनल हेराल्ड बहुत अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है। तो जब आपका कनेक्शन नहीं है, आपको 3.5 साल से पता नहीं कि नेशनल हेराल्ड कैसे चल रहा है, तो आपको कैसे पता कि बहुत अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है जिसमें लोग जो है निवेश करना चाहेंगे। और जो कर्जे में डूबा है, जिसके लिए पुरुषोत्तम दास टंडन लिख रहे हैं कि ये तो बंद हो जाएगा इस तरह से, नेहरू चिंतित थे, वो अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है। इसके शेयर में निवेश करना बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेहरू जी पटेल साहब को बता रहे हैं। यानी नेहरू ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग में कोई गड़बड़ी और फंड देकर कुछ लोगों ने फायदा उठाया। इसके बाद सरदार पटेल ने नेहरू से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। 10 मई 1950 को सरदार पटेल ने इस मुद्दे पर नेहरू जी को आखिरी चिट्ठी लिखी और उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि 6 मई को लिखे पत्र में आपने जो स्टैंड लिया है, उसके बाद इस मुद्दे पर कुछ और कहना बेकार है। वो समझ गए कि ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा इस पर और कहना बेकार है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन गतिविधियों को मैं कैसे देखता हूं। इसके बाद देखिए कितनी कड़ी लाइन लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मुझे शक है कि अगर इन सारी चीजों में मेरा कोई दखल होता ना, तो मैं इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। आपने बताया कि नेशनल हेराल्ड एक अच्छा बिजनेस है और इसमें निवेश करना बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसमें निवेश किया उन्होंने तो मुझे कुछ और ही बताया है। आपने यह भी बताया कि रफी अहमद किदवई ने नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब इस्तीफा दे दिया। मतलब पटेल साहब एक तरीके से कह रहे हैं कि नेहरू जी आप गलत जानकारी दे रहे हैं। और वो आगे लिखते हैं कि अभी भी मुझे सबूत मिलते हैं कि रफी के नेशनल हेराल्ड से करीबी और घनिष्ठ संबंध। नेशनल हेराल्ड की फंडिंग पर सरदार पटेल ने गंभीर सवाल उठाए और लास्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं मानिएगा तो जाइए, मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने एक एक चीज बता के सरेंडर किया कि कहां कहां गलत हो रहा। नेशनल हेराल्ड की फंडिंग पर कांग्रेस के ही नेता सवाल उठाते रहे। ऐसे ही एक नेता हैं चंद्रभानु गुप्ता, जो 1960 से 1970 तक 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। जवाहरलाल नेहरू के दौर में चंद्रभानु गुप्ता उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करने वाले सबसे बड़े नेता थे। चंद्रभानु गुप्ता ने अपने संस्मरण सफर कहीं रुका नहीं झुका नहीं में नेशनल हेराल्ड के बारे में लिखा है कि हैरानी है कि नेशनल हेराल्ड को अब नेहरू परिवार की संपत्ति माना जाता है। नेशनल हेराल्ड के लिए किस तरह से फंड इकट्ठा किया गया, अगर कोई जांच आयोग इसकी जांच करता तो बड़ा खुलासा होगा। शुरू से ही नेशनल हेराल्ड की नीति नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा को बढ़ावा देने की थी। नेशनल हेराल्ड के लिए प्रेस की आजादी का मतलब नेहरू परिवार की गलत नीतियों की आलोचना करने वालों पर हमला करना था। यह कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रभानु गुप्ता लिख रहे हैं। यानी नेशनल हेराल्ड पर सवाल आज से नहीं 72 साल पहले से उठा।